चले जी, आज का जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं। पिछले टॉपिक में से कुछ मुझे अभी पता चला है आपके जीआर के थ्रू के जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टी को आपको फेस करना पड़ रहा है। अगर उसमें किसी को कोई इशू है तो वो दोबारा पूछ सकता है। वैसे भी मैं डेली बेसिस पे कहता हूँ, जब भी लेक्चर दे के फ्री होता हूँ तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं। बाद में कहने से बेहतर है कि आप लोग उसी दिन ही पूछ लिया करें कि जी इसकी समझ नहीं आई, ताकि रिवाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। मुझे कॉन्सेप्ट और एक बात ये भी है कि जी चलो एनी हो वो बात की बातें चले। आप लोगों में से अगर किसी को किसी टॉपिक में भी जितना अभी तक पढ़ा है उसमें कोई इशू है तो आप लोग बताएं, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लें। सर जिसको इनर ईयर दोबारा एक्सप्लेन कर दें। आप लोग टेक्स्ट में लिख दें वो वाला टॉपिक, उस टॉपिक को हम दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। इनर एयर के बारे में कहा गया है तो चलो हम इनर एयर को दोबारा से डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इनर एयर की हम बात कर रहे हैं कि इनर एयर क्या चीज़ है, क्या इसका रोल है इस सारे प्रोसीजर के अंदर। अब इसमें कहा गया है जो हमारा मेन पार्ट होता है इनर एयर का जो बुनियादी हिस्से होते हैं उसको हम कहते हैं ओवल विंडो। उसको क्या कहते हैं? ओवल विंडो। अब ऑर्गन पोर्टी जो है वो कोक्लिया के अंदर पाया जाता है। ओवर विंडो द कोक्लिया। अब उसके मेन हिस्से हैं दो, जिसको आप अच्छे तरीके से समझ लें कि अगर मेन पार्ट्स की हम बात करें ना तो वो दो हैं, एक का नाम ओवर विंडो है, दूसरे का नाम कोक्लिया है। अब जो ऑर्गन कोल्टी है ना वो कोक्लिया में पाया जाता है। अब कोक्लिया का काम क्या है? कोक्लिया जो होता है वो स्नेल शेप्ड होता है और वो उसकी सांस जितनी भी है ना वो माया से भरी होती है, यानी कि उसके अंदर माया भरी होती है ताकि उसकी शक्ल को वो बरकरार रख सके। जिस शक्ल में भी ये पाया जा रहा है हमारे कान के अंदर कोक्लिया, उसकी साख्त को वो मेंटेन कर सके, एक जैसा रख सके। ये डेट कंटेन द रिसेप्टर फॉर हेयरिंग। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सुनने के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अभी तक क्या चीज़ें पढ़ी? दो हिस्से होते हैं इनर पार्ट के, और एक हिस्सा जो कोक्लिया है उसके अंदर पाया जाता है कोल्टी, ऑर्गन ऑफ कोल्टी। अब ये कहाँ पाया जाता है? कोक्लिया में पाया जाता है। स्नेल शेप होता ही है कोक्लिया, और कोक्लिया के अंदर माया होता है जो उसकी सांस को बरकरार रखता है, और उसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सुनने में मदद फ्राहम करते हैं। अब वो इसमें उसने कहा है द मूवमेंट ऑफ द ओवर विंडो सेट इन मोशन द फ्लूइड इन कोक्लिया। अब हमने इसका पहला पार्ट क्या पढ़ा है? ओवर विंडो। अगर ओवर विंडो के अंदर किसी किस्म की भी हरकत होगी है ना तो वो कोक्लिया में जो मौजूद है फ्लूइड माया मौजूद है उसके अंदर वो तहरीक पैदा कर देगा। अगर पीछे से लहरें आ रही होंगी तो आगे खुद ब खुद लहरें बनना शुरू हो जाएंगी। ओवर विंडो पहले आएगा, ओवर विंडो में किसी किस्म की भी हरकत पाई गई तो ऑटोमेटिकली कोक्लिया का जो माया है फ्लूइड है उसके अंदर हरकत बनना शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। अब वो कह रहा है जब motion of cochlear fluid indicates a wave-like pattern of movement along the basilar membrane। अब कान के इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। जब भी ओवर विंडो के अंदर कोई हरकत पैदा होगी वो क्या करेगी, कोक्लिया के फ्लूइड के अंदर हरकत पैदा करेगी, और जब कोक्लिया के फ्लूइड के अंदर हरकत पैदा होगी तो वो लहरों की सूरत इख्तियार कर जाएगी और बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ साथ वो हरकत करना शुरू कर देगी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है that runs near the entire length of the cochlea and functionally divided the cochlea into upper and lower division। ये एक ऐसा, ये जो ऐसी साख्त होती है जो कि चलती है, ये फंक्शन जो होता है ना बेसल मेम्ब्रेन का, हमने कहा है कि जो फ्लूइड की लहरें वो बेसल मेम्ब्रेन के साथ साथ चलती हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये कोक्लिया के साथ साथ चलता रहता है लेंथ वाइज के जी, जितनी लंबी कोक्लिया है की साख्त है उस हिसाब से उसके साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन अगर हम काम के अतबार से देखें तो कोक्लिया को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। अब वो कह रहा है बेसिलर जो मेम्ब्रेन होती है वो से ही हकीकी रिसेप्टर सेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन जो होते हैं ना वो से ही हकीकी रिसेप्टर सेल होते हैं, यानी कि अगर सुनने से मुतल्लक कोई भी चीज़ आती है तो बेसिलर मेम्ब्रेन जो है उधर रिसेप्टर ऑडिटरी रिसेप्टर लगे होते हैं, वो उसको वसूल कर लेते हैं, जिसको हम हेयर सेल्स भी कहते हैं। छोटे छोटे बाल नुमा ना हमारे अंदर वाली साइड पे होते हैं, वो हेयर जो हैं वो हम मालूमात बाहर वाले कान से ओवर विंडो से कोक्लिया में, कोक्लिया के फ्लूइड वेव्स की सूरत में आ जाते हैं, और वेव जो है वो बेसल मेम्ब्रेन के साथ साथ हरकत करती है। अब बेसल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे बाल नुमा छोटे छोटे बाल लगे होते हैं जिनको हम ऑडिटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। वो ऑडिटरी रिसेप्टर मालूमात को हासिल कर लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इन कोक्लिया बेंड टिनी है। अब जो मूवमेंट हो रही होती है माया की कोक्लिया के अंदर, वो क्या करती है उन जो छोटे छोटे बाल है ना उनको जाके मोड़ देती है, बेंड कर देती है, मोड़ देती है उसको। तो इससे क्या होगा, एंड दे चेंज द एनर्जी ऑफ साउंड वेव इनटू द न्यूरल मैसेज। इसके साथ साथ इसने क्या करना है, जो हमारे पास एनर्जी आई है, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है, उसको इसने कन्वर्ट करना है न्यूरल मैसेज में, यानी कि वो वाला मैसेज जो नर्व्स के ज़रिए हम ब्रेन तक पहुंचा सकें। इसने उस एनर्जी को न्यूरल मैसेज में कन्वर्ट किया, और ये जो वो मैसेज होंगे ये ट्रांसमिट होंगे ब्रेन को वाया ऑडिटरी नर्व। इसको लेके कौन, पैगाम को लेके कौन जाएगा, ऑडिटरी नर्व लेके जाएगी। इसमें क्या होता है, एक दर्जन से ज़्यादा जो है ऑक्सोन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, जो ऑडिटरी नर्व का काम सर अंजाम देता है। अभी तक इसमें किसी को कोई इशू है तो वो दोबारा मैसेज टाइप कर ले। बेसिकली दोबारा से ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो मैं इस तरह से दे सकता हूँ। इनर जो पार्ट है ब्रेन का उसके कुछ अहम हिस्से होते हैं। एक को कहते हैं ओवर विंडो, दूसरे को कहते हैं कोक्लिया। अब कोक्लिया के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है, और जिस वो कोक्लिया के अंदर पाया जाता है, कोक्लिया के अंदर फ्लूइड भी पाया जाता है, माया पाया जाता है, जो कि इसकी शक्ल को बरकरार रखने के लिए अहम रोल अदा करता है, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ तरह के काम भी सर अंजाम देता है। अब जब भी ओवर विंडो से कोई मैसेज अंदर का इनर कान में दाखिल होगा, कोई भी मूवमेंट आएगी तो वो मूवमेंट क्या करेगी, ओवर कोक्लिया के जो माया है उसमें हरकत पैदा कर देगी। अब वो हरकत जो होगी किसके साथ साथ चलेगी, बेसल लाइन के साथ, बेसल मेम्ब्रेन के साथ साथ चलेगी। अब जितनी कोक्लिया की लेंथ है उसके साथ साथ ये काम होता रहेगा, लेकिन अगर फंक्शन के एतबार से देखें तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक होता है अपर और एक होता है लोअर। अब कोक्लिया के अंदर जब कोक्लिया के माया के अंदर कोई तहरीक पैदा होती है तो वो बेसल मेम्ब्रेन में लगे हुए जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स हैं उनकी तरफ जाती है,
वो बाल नुमा होते हैं और जाके ये जो वेव होती है उन बालों को बेंड कर देती है। बेंड करने के बाद वो इसकी एनर्जी को तकसीम कर देती है न्यूरल मैसेज में। न्यूरल मैसेज को हम ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन में लेके जाते हैं और ब्रेन में ले जाने के बाद उसको हम एक बंडल ऑफ एक्सोन होता है ब्रेन के अंदर मौजूद होता है जो इस काम को सारा अंजाम दे रहा होता है। हम मैसेज करते हैं, अगर समझ आ गई, अगर नहीं समझ आई तो फिर भी बता। अब आप लोगों का सवाल है एक्सोन क्या होता है। गुड। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जी न्यूरॉन होते हैं पूरे जिस्म के अंदर फैले हुए होते हैं। न्यूरॉन, अगर आपने बायोलॉजिकल बेसिस वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें अगर किसी के पास न्यूरॉन की पिक्चर हो, आप पेज निकाल लें, अगर आपके पास बायोलॉजिकल बिहेवियर वाला चैप्टर है उसके पेज पे जाएं, उधर देखें ये वाला न्यूरॉन बने हुए होंगे। न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जी इस तरह बाल आगे गुच्छा लगा होता है, उसके आगे बटन लगे होते हैं, इस तरह गैप होता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान। अब ये जो होता है ये टर्मिनल बटन होता है, इधर से पैगाम खारिज हुआ, अगले वालों ने पैगाम को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सेल बॉडी में पैगाम गया, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बाद एक लंबी सी ब्रीक सी लाइन होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन एक माइलिन शीट से बनी होती है। माइलिन शीट का काम क्या होता है, जो पैगाम ये जा रहा है न्यूरॉन से गुजर के, इसको प्रोटेक्ट करना और इसको तेज करना। जब ये पैगाम जाएगा तो आगे ब्रांचेज नुमा कुछ शाखें होंगी इस तरह, उनमें जाके ये पैगाम आखिर पर पहुंच जाएगा, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल बटन। अब टर्मिनल बटन से पैगाम जो है दोनों न्यूरॉन्स के दरमियान एक गैप होता है जिसमें लिक्विड होता है, पैगाम उस लिक्विड में फेंक दिया जाता है। दूसरे वाला न्यूरॉन के जो स्टार्ट वाली ब्रांचेज होती हैं वो उस पैगाम को उस माया से रिसीव कर लेते हैं। इस तरह से ये पैगाम चलता है। तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत से मिलियंस के हिसाब से न्यूरॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए 1 मिनट से पहले अगर कोई हमारे इधर इधर करे तो हमारे दिमाग में फौरी तौर पे कह रहा है कि हैंड पीछे कर लो। क्यों कह रहा है? क्योंकि न्यूरॉन्स का काम ही इतनी स्पीड के साथ पैगाम पहुंचाना है। इधर न्यूरॉन इधर, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे। ये क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक लेके के स्पाइनल कोड तक ले गए, वहां से ब्रेन ने पैगाम दिया कि जी मोटर न्यूरॉन को कि भाई अपना हाथ पीछे को हटाओ। अब मोटर न्यूरॉन दोबारा से पैगाम लेके इधर आए, उसने फौरी तौर पे हैंड पीछे कर लिया। ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है इंसान के अंदर। हाँ जी, समझ आ गई है। अब हार्मोन एक्सोन में कोई मसला? बाद में दो दो दिन के बाद फिर ना कह देना सर समझ नहीं आई। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर आपको ड्रा भी करके दिखा दूँ। सर अब बाकी जो टॉपिक्स हैं वो भी आप सर ऐसे ही एक्सप्लेन कीजिएगा, आज बहुत अच्छी समझ आई है। वरना 1 मिनट वेट करें, मैं आपको अभी उसकी है ना पिक की दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल ही काम है, इस काम में मैं जाना चाह रहा हूँ।
हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? बोलना भी है। नो सर। स्क्रीन शो हो रही है, ये देखिए एक्सोन। एक्सोन क्या है? ये हमारे पास एक लंबी सी यानी कि गुजरने का पाथवे होता है जिसको हम माइलन शीट, जैसे मैंने आपको बताया, ये माइलन शीट से बना हुआ होता है। इसका काम क्या है? उस पैगाम को एक तो तेज़ी के साथ आगे एक्सोन टर्मिनल बटन तक पहुंचाना, दूसरा उसमें उसकी हिफाजत करना। ये डेंड्राइट्स होते हैं जो कि पैगाम लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से। जो माया है, माया के अंदर से ये डेंड्राइट्स जो है वो ये पैगाम उठाते हैं। उठाने के बाद ये अंदर लेके जाते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस से एक हमारे पास एक्सोन होती है। एक्सोन से ये पैगाम गुजरता हुआ हमारे टर्मिनल बटन पे आ जाता है। यहाँ से ये दोबारा से अगले वाले माया में गिरा देता है पैगाम को और उधर से फिर अगले वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट से उठा लेते हैं। आ गई समझ? जी सर। बोले तो सही, समझ आएगी कि नहीं? जी सर, आ गई। अच्छा जी, विजुअल स्टिमुलस एंड आई। चलो जी, इसकी तरफ भी चलते हैं। Visual stimulus and eye. चलिए विजुअल स्टिमुलस एंड आइज की तरफ चलते हैं। अगर कोई पेज नंबर लिख सकता है तो वो लिख दे, विजुअल स्टिमुलस एंड आइज का। सर 58 पेज पे है। पेज नंबर 58। हाँ जी। जी, विजुअल स्टिमुलस एंड द आई। रोशनी जो होती है ना, किसी भी विजन के लिए बुनियाद होती है। स्टिमुलस फॉर विजन।
लाइट द बेसिक स्टिमुलस। अगर विजन करनी है तो रोशनी का होना जरूरी है। हमारी आँख के अंदर अगर जब तक लाइट नहीं जाएगी हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकते। अब कोई भी चीज़ जो हमारे हमें आके अफेक्ट करे वो हमारा स्टिमुलस होता है, जो हमें मजबूर करे कि हम उसकी तरफ तवज्जो दें। या कोई भी सूरत हाल जो या कोई भी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल के अंदर पाई जाती है, जगह रखती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक स्टिमुलस है। अब आप अपने इर्द गिर्द अगर जहाँ भी आप बैठे हैं तो इधर जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, ख्वाह वो जानदार है ख्वाह वो बेजानदार है, वो सारी की सारी क्या है, स्टिमुलस। विजन के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है। Represents a narrow band of energy within the electromagnetic spectrum। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से एनर्जी की सूरत में ये गुजरती है। अगर आप के पास एक लाइट है, टॉर्चर है, आप उसको दबाएंगे ना अंधेरे वाले कमरे में, तो आपको वो सीधी लाइन में जाती हुई यानी कि रोशनी की शुआएं नज़र आएंगी। वो एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में से गुजरती हुई आपको नज़र होगी। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट डिटरमाइन इट्स होल। अब वो कह रहा है कि रोशनी की जो वेवलेंथ होगी है ना, वो हमें बताएगी कि इसकी सूरत क्या है। इसकी सूरत को डिटरमाइन करने में, इसकी सूरत को जानने में हमें मदद देगी। रोशनी की जो वेवलेंथ है ना, वो किसी भी स्टिमुलस की सूरत हाल को जानने में हमारी मदद करती है। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स कलर। बुनियादी तौर पे क्या इसके कलर्स हैं, किन चीज़ों से ये मिलके बना है। द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव पीक। अब वेव्स किसको कहते हैं, इस तरह। अब दो वीक्स के दरमियान जो फासला होगा वो हमारा वेव लेंथ कहलाएगा। इसको हम किससे मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, ये पैराग्राफ छोटा सा, इसका मैं आपको फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ। विजन के लिए लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइट जो होती है वो एक ख़ास रास्ते में से गुजरती है एनर्जी की सूरत में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वेवलेंथ जो होती है रोशनी की, वो किसी भी चीज़ की सूरत हाल को जानने के लिए बहुत अहम कंसीडर की जाती है। इसका जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है जानने के लिए, वो कलर होते हैं। अब वेवलेंथ होती क्या है कि जब दो वेव्स की पीक हैं, बुलंदियां हैं, उनके दरमियान जो फासला होगा उसको हम कहेंगे ये वेवलेंथ है, और इस फासले को हम नैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब वेवलेंथ जो होती है वो 400 से स्टार्ट होती है, 700 तक जाती है, 700 नैनोमीटर तक जाती है। हमारी जो सेंसेस होती है ना, वो वायलेट यानी कि सबसे पहला जो हमारे पास कलर होता है वो वायलेट होता है। उसके बाद वो ब्लू में चेंज होता है, फिर ग्रीन में होता है, फिर येलो में होता है, फिर ऑरेंज में होता है, और फाइनली वो जो होता है वो रेड में होता है। ये जो सारा तरीकाकार है कि पहले वायलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर फाइनली रेड, ये विद द चेंजेस ऑफ नैनोमीटर वेवलेंथ में अगर जब चेंज आता है तो वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक आता है। 400 के ऊपर ये हमें वॉयलेट दिखाई देंगे। जब 450 पे जाएंगी ये ब्लू में चली जाएंगी। जब 500 पे जाएंगी ये ग्रीन पे चली जाएंगी। 550 पे जाएंगी या 6 पे जाएंगी वो येलो में चली जाएंगी। 650 पे जाएंगी ऑरेंज में चली जाएंगी। 700 पे जाएगी वो टोटली रेड हो जाएगी। इसके ऊपर भी इसकी डिस्क्रिप्शन जो है पिक्चर की सूरत में एक्सप्लेन की गई है। अब वो कह रहा है जो रोशनी की शिद्दत होती है किसको कहते हैं, हम कहते हैं कि लाइट की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज थी। उसने मेरी आंखों में लाइट मारी, शिद्दत बहुत तेज थी।
किस तरह हमें पता शिद्दत चाहिए? अगर हम वैसे साइंटिफिकली बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट की एनर्जी की तादाद है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी पाई जा रही थी। जो रोशनी हमें आके हमारे साथ टकराई है, उसमें एनर्जी के की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें वो चीज़ ज़्यादा रोशन दिखाई दी है। अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना हो तो आप ये कह सकते हो कि वो जो रोशनी आई थी उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हमें वो ज़्यादा रोशनदार दिखाई दी गई। द एक्सटेंट टू विच लाइट कंटेन ओनली वन वेवलेंथ, वो हद जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ पाई जाए, ना कि बहुत सारी वेवलेंथ पाई जाए, वो हमारे एक्सपीरियंस को सैचुरेट कर देगी। हम उसको सैचुरेटेड एक्सपीरियंस करेंगे। सैचुरेटेड एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करने में वो हमारी हेल्प भी कर सकती है। अब सिर्फ एक वेवलेंथ है, ना कि ज़्यादा वेवलेंथ है, वो हमारे सैचुरेशन के एक्सपीरियंस को मापने में अहम किरदार अदा करेगी। इफ फ्यूअर वेवलेंथ आर मिक्स्ड, अगर तो बहुत सी वेवलेंथ आपस में मिक्स हो गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, उनके कलर्स भी आपस में इस तरह से मिक्स हो गए हैं, तो वो हमें डिफरेंट शेडेड दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल दी थी, अगर आप के पास प्लम है तो आप उसको देखें, वो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होता है। आलू बुखारा जो है आपको रेडिश में आ रहा है, सैचुरेटेड होता है, डिफरेंट शेडेड दे रहा होता है। इसको हम कहते हैं हाईली सैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा थी, वो आपस में मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद उन्होंने डिफरेंट कलर्स शो करने शुरू कर दिए। वेयर एज द पेल पिंक ऑफ एप्रिकॉट, खुबानी की अगर हम एग्जांपल दें तो वो लो सैचुरेशन होगी, वो हमें येलो ही दिखाई देगी, उसमें इतनी सैचुरेशन नहीं होगी, क्योंकि उसमें वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ एक वेव लेंथ है। एक वेव लेंथ होने की वजह से वो हमें जैसी है वैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ज़्यादा वेव लेंथ होने की वजह से जो हमारे पास आलू बुखारा है उसके कलर में डिफरेंस आ चुके हैं। समझ आ गई है कि अभी भी नहीं आई? अब इस पे भी मैसेज ही कर दें और फिर फर्दर हम किसी आगे टॉपिक की तरफ चलें। और किसी को कोई इशू है तो वो भी बता दें। वलीद बेटा कैम बंद कर ला या सोया। वलीद कैम बंद कर लो या सो जाओ। अब इशू ही बताने में रहना है, जो पढ़ना है अभी पढ़ लें आप लोग जितना मैंने करवाया है, ताकि हम फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा सकें। चलें शाबाश, पढ़ना शुरू कर दें। मुझे आप लोगों पे फख्र हो रहा है कि जी ये जो टॉपिक था द विजुअल एंड द आई, ये बहुत दिन पहले का पढ़ा है और आपको कल ही याद आया या आज ही याद आया कि जी इसमें कोई कंफ्यूजन है। ये अगले दिन ही क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है आप साथ साथ नहीं पढ़ते। अगर साथ साथ आप लोग पढ़ो ना तो ये सब कुछ ना हो। जब पढ़ना हमने एक हफ्ते बाद है, तब तक चीज़ें मिक्स हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि जी ये वाली चीज़ की अभी समझ नहीं आई। अब देखें कितने पीछे पेजेस पे हम जा रहे हैं। 58 पेज नंबर था, तो आज हम किस पे थे? आज हमने 63 पेज नंबर पे था।
कहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है? कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं? मैसेज करें फिर अगला टॉपिक हम स्टार्ट करें। चले जी, आज हम डेफनेस के मतलब पढ़ते हैं। दो मेजर किस्में होती हैं आवाज़ खो जाने की, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये बहरा हो गया। दो बेसिक वजूहात होती हैं। एक होती है हमारे पास लूज कंडक्शन डेफनेस और एक होती है नर्व डेफनेस। अब कंडक्शन डेफनेस से क्या मुराद है? इसमें कि जब कोई बात हमारे कान में जा रही है उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द एयर। जो कान की साख्त है उसमें कहीं ना कोई रुकावट पेश हो जाना। खास तौर पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर एयर ड्रम हमने पढ़ा था, उसमें होता है फोसिल्स होते हैं। अब जब एक्सेसिव अकोमोलेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो आवाज़ें एक ही जगह जमा हो जाती है, और फेयर वैक्स एंड puncturing of the eardrum are too common and non-permanent causes of the conduction deafness। ये हमेशा के लिए नहीं होती। बाद का तो ये होता है कि आपके एयर ड्रम के पास या मैल वगैरह भी अगर जम जाए या कोई और चीज़ आके रुकावट बना दे, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ की लहरें आपके एयर ड्रम के साथ जाके टकरा नहीं पाती और उसकी वजह से स्टिमुलेट होके आगे जो पैगाम है उसको नहीं पहुंचा सकती, तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन डेफनेस। इसमें क्या होता है कि जी अगर आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। इस वजह से इसे कहा गया है कि जो इसकी कॉजेज होती हैं ना, वो परमानेंट नहीं होती, हमेशा के लिए नहीं होती। उसके बाद आ जाता है नर्व डेफनेस। अब रेफर्स टू डिक्रीज इन हेयरिंग एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम डैमेज टू द न्यूरल स्ट्रक्चर। पहले क्या था, साख्त में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, रुकावट आ जाए, उसकी वजह से आप सुन ना सको, तो उसको हम कहते हैं कंडक्शन डेफनेस। इसमें क्या है कि ये आर्जी तौर पे होती है, परमानेंट नहीं होती। जब हम इसका इलाज करवा रहेंगे, एयर ड्रम के पास अगर कोई भी चीज़ यानी कि रुकावट आई हुई है उसको साफ करवाएंगे कान को, तो हम इस सुनने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन नर्व डेफनेस से क्या मुराद है कि जो पैगाम हमारा ब्रेन तक लेके जाती है, वो न्यूरॉन्स जो हमारे नर्व पाथवे से गुजर के हमारा पैगाम जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है, उनमें उनके अंदर कोई डैमेज आ गया है, उनकी कोई प्रॉब्लम आ गई है उसमें, यानी कि कोई खराबी आ गई है, न्यूरॉन्स में डैमेज हो गए हुए हैं, तो वो पैगाम आगे नहीं लेके जा रहे। ऑडिटरी जो पैगाम है वो इसमें कहा गया है रिजल्टिंग फ्रॉम द डैमेज टू न्यूरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोक्लिया टू ब्रेन। कोक्लिया से ब्रेन तक जो मालूमात है वो नहीं लेके जा सकेंगे। जब वो मालूमात लेके जा ही नहीं सकेंगे क्योंकि नर्व पाथवे डैमेज हो चुका है, न्यूरॉन्स जिन्होंने पैगाम लेके जाना है वो डैमेज हो चुके हैं। जब तक हमारे अंदर वो आप लोगों ने फॉल्ट जो हो जाता है ना, वो भी यही मसला होता है कि वहाँ के न्यूरॉन्स जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं, वो दिमाग तक पैगाम नहीं लेके जा रहे, या मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं, वो उस तरह से उससे काम नहीं करवा रहे। ब्रेन ऑर्डर भी दे रहा है लेकिन इसके बावजूद वो बंदा अपना बाजू हिला नहीं सकता क्योंकि वो ऑर्डर उस हिस्से तक पहुंचा ही नहीं है, न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। इसलिए सेम इसी तरह कोक्लिया से पैगाम जब हमने ब्रेन में भेजना है तो हमें जो ऑडिटरी नर्व्स की ज़रूरत होती है। ऑडिटरी नर्व्स अगर कोई डैमेज हो जाए तो पैगाम ब्रेन तक नहीं जाएगा। जैसे कि हेयर सेल्स हो गए, ये डैमेज हो जाए, या बेसिलर मेम्ब्रेन होगी जिसके साथ साथ उसने चल के जाना है, वो डैमेज हो जाए, या एंड द ऑडिटरी नर्व्स हो गए, ये
सारी चीज़